अगर आप मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के नए नए फैंस हैं और मार्वल की लेटेस्ट मूवीज जैसे कि थॉर लव एंड थंडर और वकांडा फॉरएवर और डिज्नी प्लस के लेटेस्ट शोज जैसे कि मिस मार्वल और शी हल्क के लिए एक्साइटेड हैं, तो एमसीयू के अलग अलग फेजेस, 28 मूवीज प्लस लास्ट ईयर डिज्नी प्लस के थ्रू रिलीज हुए मल्टीपल टीवी शोज को लेकर अगर कंफ्यूज हो रहे हैं कि कब क्या हुआ है और ये सभी मूवीज कहां से देखना शुरू करना है, तो फिकर नॉट, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो परफेक्ट सीक्वेंस जिससे कि ना ही सिर्फ आप सभी मूवीज और डिज्नी प्लस शोज का सीक्वेंस और टाइमलाइन समझ पाएंगे, बट साथ ही इससे एमसीयू को एंजॉय करने का मजा भी दुगना हो जाएगा। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और इस वीडियो में मैं बताऊंगा एमसीयू की एक्चुअल क्रोनोलॉजिकल लिस्ट, यानी कि वो एक्चुअल टाइमलाइन जिसमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। टाइमलाइन के हिसाब से सबसे फर्स्ट मूवी आती है कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर। ये मूवी हमें लेके जाती है 1942 में वर्ल्ड वॉर 2 की ड्यूरेशन के टाइम, जहां पर हम फाइट करते देखते हैं हाइड्रा की आर्मी के साथ कैप्टन अमेरिका को। एक दुबला पतला लड़का स्टीव रॉजर्स प्यार में पड़ता है एक शील्ड एजेंट पैगी कार्टर के और फिर एक सुपर सोल्जर सीरम की मदद से पा लेता है सुपर स्ट्रेंथ। मूवी के विलन रेड स्कल को मारने के बाद कैप्टन अमेरिका बॉम्ब से भरी फ्लाइट को क्रैश करता है आइस में, जिसके बाद वो 70 सालों तक वहीं फ्रोजन रहता है। टाइमलाइन में आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं 90s में, जहां हमें दिखती है कैप्टन मार्वल जो डिस्कवर करती है स्क्रल्स की कम्युनिटी को जो छुपे बैठे हैं अर्थ पे। एक एयरक्राफ्ट पायलट कैरल डेनवर्स टेसरेक्ट से पाती है अपनी पावर्स और 1995 में मिलती है शील्ड के एक एजेंट निक फ्यूरी से अर्थ पे। अपनी याददाश्त वापस पाने के साथ साथ वो रियलाइज करती है कि ह्यूमैनिटी के लिए एलियन स्पीशीज स्क्रल्स खतरा नहीं है, बल्कि एक और एलियन स्पीशीज क्री रियल डेंजर है। अपनी ट्रू पोटेंशियल पावर को अनलॉक करके कैप्टन मार्वल क्रीज को अर्थ से भगा देती है और खुद निकल जाती है यूनिवर्स के दूसरे प्लैनेट्स को हेल्प करने के लिए, जिसके बाद यंग निक फ्यूरी शुरू करता है द अवेंजर्स इनिशिएटिव, जो हमें लेके आता है 2008 की आयरन मैन मूवी पे। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की फर्स्ट मूवी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में 3rd नंबर पे और टाइमलाइन में 2010 में सेट इस मूवी में हम देखते हैं एक बिलियनियर टोनी स्टार्क को, जो क्रिएट करता है मेटल के फ्लाइंग सूट्स और फाइट करता है टेररिस्ट से। इस जर्नी में उसका साथ देते दिखते हैं उसकी असिस्टेंट पेपर पॉट्स और उसका फ्रेंड कर्नल जेम्स रोड्स। इवेंचुअली टोनी स्टार्क रियलाइज करता है कि उसका पार्टनर ओबेडाय स्टेन ही मेन विलन है, जिसे क्लाइमैक्स में मार के टोनी स्टार्क फाइनली टेक ओवर करता है स्टार्क इंडस्ट्रीज को। I am Iron Man. इसी के एक साल बाद साल 2011 में हम मिलते हैं एक साइंटिस्ट ब्रूस बैनर से, जो गामा रेडिएशन से एक्सपोज होने के बाद खुद को क्योर करने की कोशिश में दिखता है। इसी एक्सपोजर की वजह से जब भी ब्रूस बैनर इरिटेट या फिर एंगर फील करता है तो वो चेंज हो जाता है एक बिग ग्रीन मॉन्स्टर द इनक्रेडिबल हल्क में। अब हल्क को कैप्चर करने के लिए यूएस आर्मी का एक जनरल थंडरबोल्ट रॉस यूज करता है एक मर्सनरी एमिल ब्लॉन्स्की को, जिसमें वो इंजेक्ट करता है एक ऐसा सीरम जो ब्लॉन्स्की को बना देता है अबॉमिनेशन। क्लाइमैक्स में अबॉमिनेशन को पकड़ने के बाद ब्रूस बैनर एके हल्क निकल जाता है लोगों से दूर, जहां वो कोशिश करता है अपने एंगर को कंट्रोल करने की। इवन दो डिज्नी और मार्वल इस चीज से डिनाई करते हैं कि द इनक्रेडिबल हल्क एमसीयू का पार्ट है, लेकिन इसी मूवी के एंड क्रेडिट्स में हमें दिखा था टोनी स्टार्क जो मिलता है थंडरबोल्ट रॉस से, जो कि ये बात क्लियर करता है कि इनिशियली द इनक्रेडिबल हल्क मूवी भी एमसीयू का पार्ट होने वाली थी। साल 2011 में ही टोनी स्टार्क फिर से वापसी करता है आयरन मैन 2 के थ्रू, जहां उस पे अटैक करता है उसी की आयरन मैन सूट टेक्नोलॉजी यूज करके स्टार्क इंडस्ट्री के एक एक्स एम्प्लॉय का बेटा इवान वांको। यहीं पर अपने सूट के आर्क रिएक्टर को फिक्स करने के लिए टोनी डिस्कवर करता है एक न्यू मेटल वाइब्रेनियम, और इसी सब के बीच उसकी लाइफ में एंटर करता है शील्ड का हेड निक फ्यूरी और शील्ड की एक और एजेंट नताशा रोमानोफ एके ब्लैक विडो। साथ ही टोनी का बेस्ट फ्रेंड रोडी उसी के एक मॉडिफाइड सूट से बन जाता है वॉर मशीन, और ये सब मिलके क्लाइमैक्स बैटल में हराते हैं वांको को। लेकिन टोनी स्टार्क के इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की वजह से उसे अवेंजर्स इनिशिएटिव के लिए रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब साल 2011 और इंटरेस्टिंग हो जाता है जब इसी साल हम मिलते हैं गॉड ऑफ थंडर थॉर से, जिसे बैनिश करके अर्थ पे भेज दिया है उसके फादर ओडिन ने। अनवर्दी होने की वजह से वो अपना फेवरेट वेपन म्योनिर भी नहीं उठा सकता, लेकिन अर्थ पे रह के वो मिलता है साइंटिस्ट जेन फॉस्टर और एरिक सेल्विक से, और साथ ही ह्यूमैनिटी के लिए सेक्रीफाइस करके वो फिर से वर्दी हो जाता है। इसी सब के बीच असगार्ड पे थॉर का भाई लोकी डिस्कवर करता है कि वो एक्चुअल में अडॉप्टेड है और अपने होम प्लैनेट योतनहाइम को ही डिस्ट्रॉय करने लगता है। क्लाइमैक्स में थॉर वापस आकर लोकी को रोकता है और उसे बचाने की कोशिश भी करता है, लेकिन लोकी खुद ही अपना सैक्रिफाइस कर देता है।
इन सारी इंडिविजुअल सुपर हीरो मूवीज के निचोड़ के रूप में हमें मिलती है साल 2012 की अवेंजर्स। सरप्राइज, लोकी फिर से आ गया है। 2011 में लोकी की फेक डेथ के बाद वो मिलता है स्पेस में एक और विलन थैनोस से, जो उसे देता है एक वेपन सेप्टर। इस सेप्टर और अर्थ पे रखे टेसरेक्ट की मदद से लोकी बुलाता है स्पेस से एक एलियन स्पीशीज चितौरी की आर्मी, जिनकी मदद से वो रूल करना चाहता है अर्थ पे। न्यूयॉर्क में हो रही इस बैटल का पार्ट बनने के लिए फर्स्ट टाइम असेंबल होते हैं सभी अवेंजर्स, जिनमें 70 साल से फ्रीज हुआ कैप्टन अमेरिका को डिफ्रॉस्ट किया जाता है। हल्क की स्ट्रेंथ यूज करने के लिए बैनर को भी ढूंढ के लाया जाता है। टोनी स्टार्क के सूट और वेपन्स टेक्नोलॉजी की वजह से उसे भी फाइनली अवेंजर्स का पार्ट बनाया जाता है। और थॉर भी अर्थ पे वापस आता है अपने इसी मिस्चीवियस भाई लोकी को रोकने के लिए। और इसी अवेंजर्स की टीम को कंप्लीट करते हैं निक फ्यूरी की शील्ड के 2 और एजेंट्स, हॉकाई और ब्लैक विडो। एक ह्यूज फाइनल बैटल में न्यूयॉर्क ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन लोकी को फाइनली कैप्चर करके थॉर ले जाता है असगार्ड। अब थॉर द डार्क वर्ल्ड थॉर की इसी स्टोरी आर्क को कंटिन्यू करता है, जब एक्सीडेंटली जेन एब्जॉर्ब कर लेती है एक डेंजरस सब्सटेंस ईथर को। जेन की जान बचाने के लिए थॉर उसे लेके आता है असगार्ड पे, जहां वो मदद लेता है अपने ब्रदर लोकी की, और दोनों मिलके ट्रिक करते हैं एक डार्क एल्फ मेलिकेथ को, जिससे ईथर जेन की बॉडी से निकाल दिया जाता है। इसी बैटल में लोकी मारा जाता है, और जब मेलिकेथ ईथर का यूज करके सभी 9 रेल्म्स को डिस्ट्रॉय करने जाता है, तो उसे रोकता है थॉर जेन की मदद से। एंड में थॉर जेन के साथ रहने के लिए असगार्ड किंगडम छोड़ देता है, और हमें पता चलता है कि लोकी मरा नहीं है, बल्कि ओडिन बन के असगार्ड पे रूल कर रहा है। इसी सब के बीच पैरेलली आयरन मैन 3 हमें लेके जाती है बैटल ऑफ न्यूयॉर्क के बाद टोनी स्टार्क की लाइफ में, जहां पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से सफर करता टोनी स्टार्क क्रिएट करता है बहुत सारे आयरन मैन सूट्स। टोनी पे अटैक करता है 10 रिंग्स का मैंडरिन, लेकिन उसकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे पता चलता है कि इस सब के पीछे एक्चुअल में उसी का एक पुराना नोन पर्सन साइंटिस्ट एल्ड्रिच किलियन है। वॉर मशीन के साथ टीम अप करके टोनी बचाता है प्रेसिडेंट को, और पेपर को किए अपने प्रॉमिस के हिसाब से वो एंड में सभी आयरन मैन सूट्स डिस्ट्रॉय कर देता है। 2012 की अवेंजर्स की न्यूयॉर्क बैटल के बाद साल 2014 में कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर के थ्रू हमें देखने मिलती है स्टीव रॉजर्स की नॉर्मल लाइफ। यहाँ पर शील्ड पे अटैक करता दिखता है हाइड्रा का एक एजेंट विंटर सोल्जर, लेकिन विंटर सोल्जर निकलता है स्टीव रॉजर्स का 1942 वाला बेस्ट फ्रेंड बकी बार्न्स, जिसे हाइड्रा ने बचा के ब्रेन वॉश कर दिया है। साथ ही अब हाइड्रा ने एक एल्गोरिदम की मदद से शील्ड को टेक ओवर कर लिया है, और वो अवेंजर्स के साथ साथ कई और इनोसेंट लोगों को भी मारना चाहते हैं। अब हाइड्रा को टोटली खत्म करने के लिए शील्ड को भी खत्म करना पड़ता है, जिसके लिए कैप्टन अमेरिका की हेल्प करते हैं निक फ्यूरी, ब्लैक विडो और उसका न्यू फ्रेंड सैम विल्सन एके फैल्कन, और एंड में बकी भाग जाता है। इसी के पैरेलल गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी से हम पहुंचते हैं स्पेस में, जहां हमें मिलता है स्टार लॉर्ड एके पीटर क्विल, जो गैलेक्सी में ढूंढ रहा है ऐसा बायर जो उससे खरीद सके एक पावरफुल इन्फिनिटी स्टोन। इसी स्टोन के लिए उस पर अटैक करती है थैनोस की अडॉप्टेड डॉटर गमोरा और 2 बाउंटी हंटर्स रॉकेट और ग्रूट। ज़ेंडर प्लेनेट पे पकड़े जाने पे उन्हें प्रिजन भेजा जाता है, जहां उन्हें मिलता है एक और टीम मेंबर ड्रैक्स के रूप में। विलन के रूप में हमें देखने मिलता है एक क्री रोनन, जो ज़ेंडर प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, और क्लाइमैक्स में एक ऑकवर्ड डांस बैटल से डिस्ट्रैक्ट करके गार्डियंस रोनन को मार देते हैं। इन्हीं इवेंट्स को फॉलो अप करते हुए गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 हमें लाती है एक फैमिली ड्रामा के बीच। स्टार लॉर्ड मिलता है अपने सुपर पावरफुल फादर ईगो से, जो एक सेलेस्टियल है, लेकिन आगे चल के वो निकलता है एक मास मर्डरिंग साइकोपैथ, और गार्डियंस की पूरी टीम मिलके फाइट करती है ईगो से। ईगो को डिस्ट्रॉय करने के चक्कर में गार्डियंस की टीम का पार्ट बन जाती है एक और मेंबर मैंटिस और गमोरा की सिस्टर नेबुला भी। अब अर्थ पे साल 2015 अवेंजर्स को फिर से असेंबल करता है अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन से। ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए डेस्परेट टोनी स्टार्क ब्रूस बैनर की मदद से क्रिएट करता है एक एआई रोबोट अल्ट्रॉन, जो सेल्फ डेवलप होके अर्थ को ही डिस्ट्रॉय करना चाहता है। अल्ट्रॉन को रोकने के लिए फिर से असेंबल होते हैं अवेंजर्स, जिन्हें ज्वाइन करते हैं 2 न्यू मेंबर्स पिएत्रो और वांडा मैक्सिमोफ। क्लाइमैक्स में अल्ट्रॉन को डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ डिस्ट्रॉय हो जाती है एक सिटी सोकोविया भी, जिसके कंसिक्वेंसेस अवेंजर्स को आगे झेलने पड़ेंगे। इसी के पैरेलल हम मिलते हैं एक एक्स कॉन्विक्ट स्कॉट लैंग से, जो घुसता है एक शील्ड के एक्स साइंटिस्ट हैंक पिम के घर में और गलती से चुरा लेता है उसका एंटमैन सूट। एक्चुअल में ये चोरी हैंक ही प्लान करवाता है ताकि वो स्कॉट लैंग को ट्रेन कर सके एंटमैन के रूप में। हैंक पिम की इसी टेक्नोलॉजी को यूज करके उसका एक और स्टूडेंट डैरन क्रॉस क्रिएट करता है एक और सूट येलो जैकेट, जिसे वो टेररिस्ट को बेचना चाहता है। येलो जैकेट को रोकने के लिए हैंक ट्रेन करता है स्कॉट लैंग को अपनी बेटी होप की मदद से, और क्लाइमैक्स बैटल में येलो जैकेट को मारने के लिए एंटमैन सुपर श्रिंक हो जाता है, जहां हमें फर्स्ट लुक मिलता है क्वांटम रेल्म का, जो एमसीयू की आगे की टाइमलाइन को टोटली चेंज कर देगा।
कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में सोकोविया सिटी के डिस्ट्रॉय होने के उन्हीं कॉन्सिक्वेंसेस को दिखाता है, जब यूनाइटेड नेशंस अवेंजर्स को सोकोविया अकॉर्ड साइन करने के लिए कहते हैं, जिससे कि अवेंजर्स उनके कंट्रोल में आ जाए। जहां आधे अवेंजर्स इस चीज के लिए अग्री करते हैं, वहीं बाकी के बिल्कुल उल्टा सोचते हैं, जिस रीजन से अवेंजर्स डिवाइड हो जाते हैं टीम आयरन मैन और टीम कैप्टन अमेरिका में। अब सिचुएशन और बिगड़ जाती है जब एक अटैक में वकांडा का किंग टचाका मारा जाता है और इसका ब्लेम जाता है कैप्टन अमेरिका के पुराने दोस्त बकी यानी कि विंटर सोल्जर पे। इस सिविल वॉर की बैटल में पार्टिसिपेट करने के लिए एंटर करते हैं कुछ न्यू कैरेक्टर्स, जिनमें ब्लैक पैंथर और पीटर पार्कर का स्पाइडरमैन। एंड में हमें पता चलता है इस सब के पीछे का रियल मास्टरमाइंड ज़ीमो, जिसकी फैमिली सोकोविया की अवेंजर्स बैटल में मारी गई थी। एक पुराने वीडियो के थ्रू ज़ीमो रिवील करता है कि टोनी स्टार्क के पेरेंट्स को बकी नहीं मारा था और बकी का साथ देने की वजह से स्टीव रॉजर्स और टोनी स्टार्क की दोस्ती यहीं खत्म हो जाती है। इसी साल सोकोविया अकॉर्ड्स ब्रेक करके स्टीव रॉजर्स का साथ देने की वजह से थंडरबोल्ट रॉस पड़ा है नताशा के पीछे, जिससे बचने के लिए वो जाती है रशिया, जहां हमें पता चलती है ब्लैक विडो मूवी के थ्रू उसकी ओरिजिन स्टोरी। नताशा की स्पाई ट्रेनिंग हुई थी एक रेड रूम ऑर्गेनाइजेशन में, जहां टॉर्चर और माइंड कंट्रोल करके ब्लैक विडोज को बनाया जाता है और फिर उन्हें असैसिन्स की तरह यूज किया जाता है। इसी ऑर्गेनाइजेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए नताशा फिर से मिलती है अपनी पुरानी फेक फैमिली से और ट्रैक करती है रेड रूम के हेड ड्रेकोव को, जो नताशा को रोकने के लिए यूज करता है एक और माइंड कंट्रोल्ड असैसिन टास्क मास्टर को, जो एंड में पता चलता है कि ड्रेकोव की अपनी बेटी है। इवेंचुअली रेड रूम प्रोग्राम को खत्म करके बाकी सभी ब्लैक विडोज को एंटीडोट देके नताशा चली जाती है अपनी अवेंजर लाइफ में। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में आयरन मैन की टीम का पार्ट बनने के बाद स्पाइडरमैन होमकमिंग हमें दिखाती है पीटर पार्कर की आगे की स्टोरी। पीटर डिस्कवर करता है एक विलन एड्रियन टूम्स को, जो एलियन टेक्नोलॉजी को बेच रहा है पैसों के लिए। टोनी स्टार्क के वॉर्न करने के बावजूद पीटर उसे रोकने की कोशिश करता है और पीटर के रेकलेस बिहेवियर की वजह से टोनी उससे सूट वापस ले लेता है, लेकिन फिर भी विदाउट सूट क्लाइमैक्स की फाइनल बैटल में एलियन टेक्नोलॉजी से भरे एक प्लेन को चुराने से एड्रियन टूम्स को रोक के पीटर पार्कर खुद को रिडीम कर लेता है। वंस अगेन इसी के पैरेलल कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में किंग टचाका की डेथ के बाद टचाला के ब्लैक पैंथर की स्टोरी हमें आगे दिखाई जाती है ब्लैक पैंथर मूवी से। वकांडन किंग के रूप में टचाला को चैलेंज करता है उसी का कजन ब्रदर किलमॉन्गर, जो वकांडा की टेक्नोलॉजी को टेररिस्ट को बेचना चाहता है। टचाला अपनी सिस्टर शूरी और डोरा मिलाज के आर्मी के साथ मिलकर वकांडन सिविल वॉर लड़ता है और एंड में किलमॉन्गर को मार के फिर से बन जाता है ब्लैक पैंथर। एंड वंस अगेन कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर की इवेंट्स के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के थ्रू हम मिलते हैं एक ब्रिलियंट बट एरोगेंट सर्जन डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज से, जो एक कार एक्सीडेंट में अपने दोनों हाथों को यूज करने की एबिलिटी खो देता है। अपने हाथों को ठीक करने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज ट्रैवल करता है नेपाल, जहां वो मिलता है द एंशिएंट वन से, एक सॉर्सरर जो उसे ट्रेन करती है मिस्टिक आर्ट्स में। एंशिएंट वन का एक स्टूडेंट कैसिलियस एंशिएंट वन को मार देता है और डार्क डायमेंशन से एक एंटिटी डोरमामू को अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए बुलाता है। एंशिएंट की डेथ के बाद न्यू सॉर्सरर सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम स्टोन के एक टाइम लूप की मदद से डोरमामू को हराता है। साल 2017 की थॉर रैग्नारॉक हमें फिर से मिलाती है थॉर से, जब वो डिस्कवर करता है कि उसका भाई लोकी अभी भी जिंदा है और ओडिन बन के असगार्ड पे रूल कर रहा है। लोकी के साथ थॉर मिलता है अर्थ पे अपने मरते हुए फादर ओडिन से, जिसके मरते ही उनकी सिस्टर हेला आजाद हो जाती है ओडिन के मैजिक से। हेला से बचने के चक्कर में थॉर और लोकी पहुंच जाते हैं साकार, जहां वो मिलते हैं हल्क और कुछ न्यू कैरेक्टर्स, जिनमें वैल्करी, ग्रैंड मास्टर और कॉर्क भी आते हैं। क्लाइमैक्स बैटल में हेला को मारने के लिए रैग्नारॉक कॉज करके असगार्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, जिसके बाद असगार्डियंस के साथ एक स्पेसशिप के थ्रू थॉर चलता है अर्थ की तरफ। थॉर रैग्नारॉक के ही पैरेलल एंटमैन एंड द वास्प हमें फिर से मिलाती है स्कॉटलैंड से, जो कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर की इवेंट्स की वजह से हाउस अरेस्ट पे है। हैंक पिम डिस्कवर करता है कि उसकी वाइफ जैनेट, जो सालों पहले क्वांटम रेल्म में फंस गई थी, वो अभी भी जिंदा है। जैनेट को क्वांटम रेल्म से वापस लाने के लिए हैंक का साथ देता है एंटमैन और उसी की बेटी होप वास्प का सूट पहन के। जैनेट को बचाने के बाद मूवी के एंड में स्कॉटलैंड जाता है क्वांटम रेल्म में और रिसर्च करने के लिए, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि वो वहीं फंस जाता है। पिछली मल्टीपल मूवीज में केमियो करने के बाद फाइनली अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में रिवील होता है मेन विलन थैनोस। 6 इन्फिनिटी स्टोन्स में से एक पावर स्टोन की मदद से थैनोस अटैक करता है असगार्डियंस की उस शिप पे, जिससे थॉर और असगार्डियंस अर्थ की तरफ जा रहे होते हैं। लोकी के पास रखे टेसरेक्ट से एक और इन्फिनिटी स्टोन स्पेस स्टोन पाने के लिए वो लोकी को भी मार देता है, जिसके बाद वो अपने चमचों ब्लैक ऑर्डर को भेजता है अर्थ पे माइंड स्टोन और टाइम स्टोन लाने के लिए, और खुद चला जाता है नोवेयर पे रियलिटी स्टोन और उसके बाद
सोल स्टोन लेने। यहीं पर अलग अलग बैटल्स में अवेंजर्स, गार्डियंस की टीम, सॉर्सरर्स और इवन यूनिवर्स के सभी सुपर हीरोज मिलके फाइट करते हैं ताकि वो थैनोस को रोक सके सभी इन्फिनिटी स्टोन्स पाने से। लेकिन फिर भी थैनोस एक एक करके सभी 6 इन्फिनिटी स्टोन्स पा लेता है और एंड में बजाता है गॉन्टलेट से चुटकी, जिससे वो आधी यूनिवर्स को डस्ट कर देता है। इस इन्फिनिटी सागा के कंक्लूजन के रूप में हमें देखने मिलती है आखिरी मूवी अवेंजर्स एंड गेम। थैनोस के स्नैप के बाद कैरल डैनवर्स यानी कि कैप्टन मार्वल मिलती है अवेंजर्स से और वो सभी जाते हैं थैनोस पे अटैक करके उसे मारने। लेकिन थैनोस को मारने का कुछ फायदा नहीं होता क्योंकि थैनोस ऑलरेडी इन्फिनिटी स्टोन्स को डिस्ट्रॉय कर चुका होता है। अब 5 साल का टाइम निकल जाता है और स्कॉट लैंग जो एंटमैन एंड द वास्प के एंड में क्वांटम रेल्म में फंस गया था, वो वापस आ जाता है करंट टाइम में। एंटमैन के क्वांटम रेल्म को यूज करके टाइम ट्रेवल के प्लान पे टोनी स्टार्क और स्मार्ट हल्क वर्क करते हैं और सभी बचे हुए अवेंजर्स जाते हैं टाइम में वापस इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट करने। वो लोग सभी इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट करके वापस आ जाते हैं, लेकिन सोल स्टोन पाने के लिए ब्लैक विडो अपना सैक्रिफाइस कर देती है। टोनी स्टार्क के बनाए एक गॉन्टलेट में इन्हीं 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को यूज करके हल्क स्नैप करता है, जिससे सभी डस्टेड हुए लोग वापस आ जाते हैं। लेकिन टाइम में की हुई इस छेड़खानी की वजह से पास्ट की टाइमलाइन का एक थैनोस भी करंट टाइम में आ जाता है अपनी पूरी आर्मी के साथ और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की अब तक की सबसे बड़ी बैटल के रूप में हम फर्स्ट टाइम देखते हैं सभी अवेंजर्स को असेंबल होते हुए। एंड में थैनोस की आर्मी को हराने के लिए टोनी स्टार्क करता है गॉन्टलेट का स्नैप, जिससे डस्ट हो जाती है थैनोस की आर्मी, पर साथ ही टोनी स्टार्क भी मारा जाता है। अब टाइमलाइन के हिसाब से फेज 3 इन्फिनिटी सागा यहीं पे खत्म होता है। ऑल्दो फेज 3 में एक और मूवी स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम भी इसी का पार्ट था, लेकिन क्योंकि टाइमलाइन में स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम बहुत आगे जाके सेट है, इसलिए मैंने उस मूवी को इस वीडियो का पार्ट नहीं बनाया है। अब MCU के फेज 4 में 7 डिज्नी प्लस शोज और 5 मूवीज ऑलरेडी रिलीज हो चुकी हैं। अगर आप चाहते हैं कि अवेंजर्स एंड गेम के आगे की टाइमलाइन पे भी मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज कमेंट्स में लिख देना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना क्योंकि वो एकदम फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।